नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 66वां एपिसोड है और हर एक सवाल जवाब के एपिसोड में होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। साथियों, जैसा आप सभी से हमने वादा किया था कि अब आने वाले हफ्ते में आप लोगों के लिए हम शॉर्ट वीडियो भी ले आएंगे, क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं और एक सवाल जवाब के एपिसोड में एक हफ्ते के सवाल को कवर कर पाना मुश्किल है। और हमने ऐसा ही किया। पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा, हमने तमाम वीडियो के रिव्यू शॉर्ट में आप लोगों के सामने ले आए। आपको कैसा लगा उसे देखें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और भी जो नए आपकी समस्याएं हैं वो भी हम तक पहुंचाएं कमेंट के जरिए, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म को भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप डायरेक्ट हम तक अपने प्रॉब्लम्स को पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, दूसरा आप तक रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ, पुणे शहर से जुड़ी जानकारियाँ लगातार मिलती रहती हैं। पहले सवाल पे चलते हैं। श्रीनिवास वल्लम दास जी हैं, इन्होंने पूछा है, व्हेन वी परचेज फ्लैट व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट चेक इन रेरा, हाउ टू पे टू बिल्डर, हाउ टू फाइंड फ्रॉड बिल्डर, हेल्प मी सर। देखिए श्रीनिवास जी, आपके एक एक सवाल का जवाब दे देते हैं। जब भी आप फ्लैट को परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो रेरा में आने से पहले आप उस लोकेशन के बारे में श्योर हो जाइए। क्या उस लोकेशन में आपके लिए खरीदना मुफीद है? क्या आपके लिए वो लोकेशन हर तरीके से अच्छा है? अगर हाँ, तो ही आप जो है उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे रेरा में आके सर्वे करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोकेशन को लेकर शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाते हैं और आप बिल्डर अगर एक एक प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करने चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले लोकेशन के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो बिल्कुल महारेरा के साइट पे आइए, उसके नंबर के जरिए या किसी भी जरिए से आप उसको सर्च करके जब उसके पेज पे लैंड करते हैं तो आप पहले देखिए कि ये फेजेज वाइज में इसका सैंक्शनिंग लिया गया है महारेरा का रजिस्ट्रेशन, या फिर एक ही महारेरा रजिस्ट्रेशन है। अगर वो फेजेज वाइज है तो एक एक फेज को चेक करना है आपको, और सीधा जो है पहले ये देखना कि क्या वो उस प्रोजेक्ट में लिटिगेशन यस है या नो। अगर यस है तो कई बार डेवलपर उसका अपडेट भी उसमें मेंशन करके रखते हैं, यानी कि उसका क्या हियरिंग लास्ट हुआ, या फिर अगर उस पर ऑर्डर आ चुका है तो क्या ऑर्डर आया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हैं। कई बार ये चीज़ें अपलोड नहीं होती हैं तो आप डेवलपर से इसके बारे में बात करिए। अगर डेवलपर का जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आपको लॉयर से संपर्क करना चाहिए, सर्च टाइटल कराना चाहिए। अगर आप उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर उसकी सीवियरिटी क्या है, नेचर ऑफ लिटिगेशन क्या है, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और यह भी ग्राउंड पे जाके देखें कि प्रोजेक्ट का काम चालू है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ठंडे बस्ते के प्रोजेक्ट को ले रहे हैं जहाँ पे अभी काम चालू ही नहीं हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में उसमें और लिटिगेशन हो सकता है वो दूसरी पार्टी कंस्ट्रक्शन ही ना करने दे, तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। तो इस बात को चेक कर लीजिए। नीचे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको लेआउट अटैचमेंट होता है। लेआउट के अटैचमेंट को अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, तमाम चीज़ें मिलती हैं। कितना बड़ा प्लॉट है यानी कि एरिया स्टेटमेंट मिलेगा, कितनी बिल्डिंग्स हैं, उसकी हाइट कितनी रहने वाली है, उसमें कितने टेनेमेंट्स रहेंगे यानी कितने फ्लैट्स उसमें रहने वाले हैं, वहाँ पे पार्किंग कितने हैं, ये सारा डिटेल, बाइक का पार्किंग, कार का पार्किंग, वाटर डिटेल कि हर एक बिल्डिंग के लिए कितना वाटर कैपेसिटी दिया गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं। कहीं भी दुविधा आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हमने आपको बताया, हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म रखा हुआ है, वहाँ पे अपने डिटेल को फिल करिए और हमसे आप डायरेक्ट बात करिए, इन पर्सन कंसल्टेशन लीजिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के बाद ही अपने सपनों का आशियाना बनाइए। अब आगे आपने कहा है कि हाउ टू पे बिल्डर। बिल्कुल, आपको जो है या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या तो चेक के जरिए आप पेमेंट करिए। कभी भी कैश पेमेंट मत करिए और पेमेंट करने से पहले टर्म कंडीशन को पढ़ लीजिए। वहाँ पे महारेरा पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे तमाम अटैचमेंट भी आपको मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको प्रोफार्मा एग्रीमेंट भी मिलेगा, प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा। यानी कि जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें तमाम टर्म कंडीशन रहते हैं, उस पर आप साइन भी करते हैं। उसे पहले ही पढ़ लीजिए कि आपका पैसा रिफंड मिलेगा बुकिंग के बाद या नहीं मिलेगा, या कितना डिडक्ट होगा, कितने समय पर आपको पेमेंट करना है, अगर पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे तो उस पर कितना जो है चार्जेस लगेंगे। ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो जब आप जाएंगे उसके पास, यानी कि जब बुकिंग के समय पे आप उससे डिस्कशन करने जाएंगे तो आप मुद्दे की बात करेंगे, निगोशिएशन की बात करेंगे, कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मिल जाए इस पर बात करेंगे, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो अगर वो इंटीरियर प्रोवाइड कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, पीएलसी में निगोशिएशन मिल जाए, आपके मन चाहे डायरेक्शन में फ्लैट मिल जाए, अवेलेबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा निकाल के आपको दे दे। इन सब मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर आप बात कर पाएंगे, ना कि आप इन्हीं चीज़ों पर उलझ के रह जाएँ कि टर्म कंडीशन क्या है। तो इसके लिए आपको अच्छे से उस चीज़ को पढ़ लेना भी अनिवार्य होता है।
और बिल्डर फ्रॉड है कि नहीं है, इसके बारे में समझने के लिए आपको हमेशा एक काम ये जरूर करना चाहिए कि उसकी जो डिलीवर्ड सेगमेंट है वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए किस तरीके का वहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कई बार हमने कई जो है डिलीवर्ड सेगमेंट के वीडियो भी बनाए, नहीं तो आप खुद जाइए वहाँ पे, लोगों से चिटफुट बात भी करिए कैसा क्या है। उसके अपीयरेंस से भी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि उसमें क्रैक्स कितने हैं, वो कितना डल दिख रहा है, इससे भी तमाम चीज़ों का पता लगता है। अगर एक जगह वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो माइंडसेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के पीछे है, तो और भी तमाम समस्याएं वहाँ पे, लीकेज, सीपेज, क्रैक, और हर एक जो उन्होंने इक्विपमेंट्स यूज किए हुए हैं, चाहे वो सेंट्री फिटिंग हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक की जितनी भी फिटिंग्स हो, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। तो इससे आपको उसके बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। कई बार प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आप देखते हैं तो वहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट वो मेंशन कर देते हैं, अगर उसी फॉर्म के नाम पे उन्होंने पीछे कंस्ट्रक्शन किया हुआ, अगर वो नया फॉर्म जो है बना रहे हैं, नए उनके पार्टनर बन रहे हैं, तो कई बार जो है वो आपको पास्ट एक्सपीरियंस जीरो दिखाएंगे, क्योंकि ये नया फॉर्म बनाया हुआ है, नए जॉइंट वेंचर में लोग हैं, नए पार्टनर्स हैं, नए रेवेन्यू शेयर हैं, नए लैंड ओनर्स हैं। इसकी वजह से अगर उसने नया फॉर्म बनाया है तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा। अगर वो रिनाउंड बिल्डर है तो आप उसके बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उसको देख सकते हैं, लोगों से बात करिए, डेवलपर से बात करिए, आपने पहले और क्या डेवलप किया वहाँ जाके देखिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो अपने पैसों को, गाढ़ी कमाई को मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप लेने जाएंगे तो वहाँ एक अलग बात होती है, लेकिन अपने लिए घर लेने जा रहे हैं तो पैसा भी आपका जो है एक तरीके से अटक जाता है और आपके सपने भी अटक जाते हैं, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अमित वेल्डे जी हैं, इनका अगला सवाल है, वाघोली खराड़ी में कोई जॉगर्स पार्क वगैरह बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन कब बनेगा इसके बारे में बता पाना असंभव सा है, क्योंकि बहुत पहले से ये बातें चल रही हैं। जैसे अभी हमने आपको एक तरीके से जो रिवर साइड प्रोजेक्ट्स हैं, जब हमने आपको उसके वर्क प्रोग्रेस को दिखाया था, लगभग 6 से 7 प्रोजेक्ट के वर्क प्रोग्रेस एक साथ दिखाया था, जिसमें नेती एलिसिया थे, रिवरडेल थे और गंगा सीरियो था, फिर जेन स्टेट थे। उसके बीच का जो लैंड पार्सल है वहाँ पे जो है जॉगर्स पार्क कहिए, पीएमसी गार्डन कहिए, ऐसी बात हुई है, वो जो मैप पे भी दिखता है, लेकिन कब बनेगा इसके बारे में पता नहीं। अगर डेवलपर आपको कहते हैं, ऐसे 1-2 जो है लोकेशन और भी हैं खराड़ी पे जहाँ पे जॉगर्स पार्क, पीएमसी गार्डन बनने हैं, लेकिन अगर डेवलपर आपको वो कह के बेच रहा है कि हाँ बनेगा या फिर बनने ही वाला है, आप 1 साल में बन जाएगा, आपके पोजीशन, भाई कुछ हुआ है क्या? फंड अलॉटमेंट हुआ है क्या? कुछ नए डॉक्यूमेंट्स या कुछ नए जो है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से बातें की गई हैं? अगर की गई हैं तो वो दिखाइए, पेपर पे दिखाइए, क्योंकि प्रपोज तो बहुत सी चीज़ें हैं, रोड भी हैं, रिंग रोड भी है, पर उस पर ज़मीनी हकीकत क्या है ये समझना ज़रूरी है। और वैसी चीज़ पे भरोसा करिए या तो जिस पे फंड एलोकेट कर दिया गया हो या उसका कुछ काम होता हुआ दिख रहा हो, बिना इसके जो है प्रपोज चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि बनेगा तो, लेकिन कब बनेगा इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लग पाता है और आने वाले समय में उसमें बदलाव भी आने की संभावनाएं रहती हैं। आगे चलते हैं, सुब्रत साहा जी हैं, इनका सवाल है, इज लोन इंश्योरेंस मैंडेटरी? बिल्कुल नहीं साहा जी, लोन इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी नहीं है। कई बार कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो मैंडेटरी करके रखते हैं, और कई बार ऐसी भी स्थितियां होती, मान लीजिए कोई ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जिसकी कंपनी लिस्टेड नहीं है उनके लिस्ट में, या फिर उसका जो है रिकॉर्ड उनके पास नहीं किस तरह की कंपनी है, अगर वो रिलायबल नहीं है तो भी आपसे वो इंश्योरेंस करने के लिए कहते हैं। अगर आप किसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक नहीं रहा है, आप डिफॉल्टर रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कम है, ऐसी स्थिति में भी कई बार जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपसे कह देते हैं कि आप जो है बैंक लोन इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि वो अपने आप को मझधार में अटकाना नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों स्थितियों में से कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आपसे लोन के ऊपर इंश्योरेंस लेने के लिए कहा जा रहा है, पर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि लोन पे इंश्योरेंस अनिवार्य हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तौसिफ शेख जी ने पूछा है। सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए और सौदा घर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां, पुणे शहर से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें और हमारा प्रोत्साहन भी होता रहे। तौसिफ शेख जी ने पूछा है, पार्किंग बिल्डर से लेने के बाद हम खुद जाकर एग्रीमेंट में पार्किंग रजिस्टर करा सकते हैं क्या, रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर? देखिए तौसिफ जी, एक सिंपल सी बात, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। जब आप एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो किस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर करा रहे हैं? जिस पे 2 लोग सहमति जताएंगे जिस बात पे, उसी बात को तो आप जो है रजिस्टर कराने जाएंगे। और रजिस्टर कराने के लिए जो बात पे आपके सहमत हुआ है या आप उसकी बात पे अगर सहमत हुए हैं तो उसका होना तो अनिवार्य ही है, नहीं तो आप किस चीज़ का रजिस्ट्री कराएंगे? यानी कि 2 पार्टियों का होना अनिवार्य है, बायर का और सेलर का भी। अब रही बात की ये कैसे होगा और ऐसे सवाल क्यों उठते हैं, ये सवाल अपने आप में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसे सवाल उनके मन में भी उठते हैं जिन्होंने एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे
उसमें मेंशन तो करा लिया कि हमारे पास कवर्ड पार्किंग रहेगी या ओपन पार्किंग रहेगी, लेकिन उसमें पार्किंग नंबर नहीं होता, पार्किंग एरिया नहीं होता है, वो तो आपको पोजीशन के टाइम पे अलॉट किया जाता है। तो ऐसे लोगों के मन में भी दुविधा रहती है, भाई जब उस समय पार्किंग मिलेगा तो उसका क्या होगा, उसको कैसे रजिस्टर कराएंगे। तो ऐसी स्थितियों में कई बार जो है डेवलपर आपको अलॉटमेंट लेटर इशू करते हैं, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में तो ऑलरेडी मेंशन है, पर जो नंबर है उसके लिए आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, लीगली आप जो है सेफ हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए आप पैसे दे के और आप नए सिरे से पार्किंग ले रहे हैं और आपके एग्रीमेंट में मेंशन नहीं था, तो ऐसी स्थिति में तो आपको एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्रीमेंट टू सेल नए सिरे से कराना होगा, या फिर उसमें करेक्शन डीड करानी होगी, जिससे कि ये चीज़ सिक्योर हो जाए कि आपकी इस फ्लैट के साथ सो एंड सो पार्किंग मौजूद है। अगर उसके लिए आपको अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है तो वो भी सेफ है, लेकिन एग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए कि आपके फ्लैट के साथ पार्किंग है और किस तरह का पार्किंग है ये भी मेंशन होना चाहिए। आगे चलते हैं, रुद्रावतार जी हैं, इनका सवाल है, सर बिल्डर 12% जीएसटी मांग रहा है, मैंने 2020 में एग्रीमेंट टू सेल किया है, ये प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है, उसका कहना है कि हमारा प्रोजेक्ट 2017 का है तो इतना जीएसटी लगेगा, ये बिल्डर सही बोल रहा है क्या। देखिए एक चीज़ समझ के लीजिए कि आप जो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में तो 12% नहीं लगना चाहिए अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग में है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का एक पैरामीटर होता है जहाँ पे पुराने रूल के हिसाब से भी 8 से 12% जीएसटी लगती थी, यानी कि ऐसे फ्लैट जिनका एरिया 60 स्क्वायर मीटर से कम और जिसका कॉस्ट 45 लाख या उससे कम होता था कॉर्पोरेशन लिमिट में, पीसीएमसी और पीएमसी के अंतर्गत, वो जो है अफोर्डेबल सेगमेंट में आते थे। अगर वो पीसीएमसी में नहीं है, पीएमसी में नहीं है, यानी कि कॉर्पोरेशन में नहीं है, पीएमआरडीए में है, तो वो लिमिट 90 स्क्वायर मीटर तक थी, लेकिन पैसा 45 लाख तक का ही लिमिट बनाया गया था। तो अगर वो लिमिट वो क्रॉस हो गया तो ही आपको 12% देना था पुराने रूल में। अगर वो लिमिट के अंदर है, यानी कि 45 लाख के अंदर और 60 स्क्वायर मीटर के अंदर कॉर्पोरेशन में है और 90 स्क्वायर मीटर के अंदर पीएमआरडीए में है, तो आपका वो अफोर्डेबल होगा, और ऐसी स्थिति में सिर्फ 8% लगता। तो यहां 12% लेता तो जाहिर सी बात आपका जो सेगमेंट है वो अफोर्डेबल नहीं होगा। अगर है तो वो गलत ले रहा है, अगर नहीं है तो पुराने डिजाइन के हिसाब से वो गलत नहीं ले रहा, 12% जीएसटी लेगा। लेकिन पुराने समय पे एक बात यह भी थी जो हमने कई वीडियो में बताया हुआ था, कोशिश करेंगे उसका आई बटन पे भी आपको वीडियो डाल दें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दें। क्या मैंडेटरी था कि आपको 12% जीएसटी देना है, लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बिल्डर आपको देगा। ऐसी स्थिति में डेवलपर क्या करता था, बुकिंग के टाइम पे ही आपको लमसम नेगोशिएशन दे देता था कि भाई मैं बार बार आपको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं इनपुट टैक्स रेट, क्योंकि वो हर बार हर क्वार्टरली या मंथली जब हम उसको फाइल करेंगे जीएसटी को जितना भरेंगे फिर अथॉरिटीज की तरफ से आएगा, फिर मैं बायर को दूँ, ये काफ़ी एक तरीके से लेंदी प्रोसेस हो गया और हर बार जो है एक तरीके से रिफंड देना ये भी मुश्किल का काम है। तो वो लमसम पहले ही दे देता था और बाद में उस चीज़ों का डिस्काउंट वो नहीं देता था। तो अगर आपसे ये तरह की बात हो चुकी है तो आपको 12% जीएसटी देना होगा और उस पर कुछ वो बेनिफिट भी आपको नहीं देगा। अगर ऐसी बात नहीं हुई है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की बात करिए और डेवलपर से इस बात पे फाइट जरूर करिए। अगर वो नहीं मानता है तो आप यह भी कर सकते हैं कि भाई मैं जीएसटी तो आपको 12% के हिसाब से नहीं दे सकता, जो रूल कह रहा है उसी हिसाब से देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे डिस्कशन पहले हुए होंगे, आप एक बार डेवलपर से बैठ के इस पे डिटेल में चर्चा जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं, गणेश सातपुते जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव टेकन ए फ्लैट इन वन ऑफ द सोसाइटी, आई विल रिसीव पोजीशन सून, बिल्डिंग ए एंड बी हैज रिसीव पोजीशन फ्यू ईयर्स अगो, सी विल गेट पोजीशन बाय दिस मंथ इन विच आई हैव माई फ्लैट, building D is the last building which will get possession by March 2023. Builder is saying to create a separate society for each building. I saw a GR which says unless you have separate entrance for each building you cannot create a separate society, but builder is not agreeing. He has one more land parcel nearby where he want to build one more project but road will be shared. What are the legal rules here? देखिए गणेश सातपुते जी, आप बात कर रहे हैं लीगल रूल क्या है इसके लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर हर एक टावर का या कुछ एक टावर को क्लब करके एक नया महारेरा सर्टिफिकेट लिया गया है हर एक सेगमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है पोजीशन भी समय समय पे अलग अलग समय पे आएंगे। और आपने यहाँ पे कहा भी है कि लास्ट जो टावर रहेगा उसका पोजीशन आएगा 2023 में। तो अगर अलग अलग समय पे पोजीशन आ रहा है तो सारे बिल्डिंग का एक साथ तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म नहीं की जा सकती। उस केस में क्या होगा, जिसका उन्होंने महारेरा सर्टिफिकेट लिया जिस टावर का, उन टावर का वो जैसे जैसे पोजीशन आता जाएगा, जैसे जैसे उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता जाएगा, वैसे वैसे उसका वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही लास्ट सेगमेंट उनका डिलीवर्ड हो जाएगा जो उस प्रोजेक्ट में वो बना रहे हैं, तुरंत ही वो एक अपेक्स बॉडी फॉर्म करेंगे और सबका मिला के एक तरीके से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी। उसके आप मेंबर भी रहेंगे जो भी वहां पे बायर हैं। लेकिन अगर उस समय वो अपेक्स बॉडी नहीं फॉर्म करता है, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं फॉर्म करता है सारी सोसाइटी को मिला के,
तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, लॉयर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अभी वो गलत नहीं है। और लीगल एक्शन से पहले जो आपने एग्रीमेंट किया है उसमें भी पढ़ लीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। वो पहले ही आपसे थंब इम्प्रेशन ले चुका है, एग्रीमेंट करा चुका है, तो लीगली आप बाउंड हो चुके हैं। और आपको तब तक वेट करना होगा जब तक कि लास्ट डी टावर का पोजीशन ना जाए, जिसका पोजीशन आपने मार्च 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसका पोजीशन आ जाने दीजिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने दीजिए, लोगों को पोजीशन लेने दीजिए, और उसके बाद भी वो एपेक्स बॉडी नहीं फॉर्म करता है तब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विकास नायक जी हैं, सर इज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रेट पर स्क्वायर फीट इज इंक्रीज्ड एज मटेरियल रेट्स आर इंक्रीज्ड, डू यू सी द राइज ऑफ रेट इन पुणे प्रॉपर्टीज और डिले इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। देखिए विकास नायक जी, दोनों चीजों के होने की संभावना है। डिले इन द प्रोजेक्ट पोजीशन भी हो सकता है, और जो प्रॉपर्टी के कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसे डेवलपर जिनका कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं है, उनका जो है प्रोजेक्ट डिले होगा, क्योंकि जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे वो कंस्ट्रक्शन करेंगे और वैसे ही वो पोजीशन देंगे। अब आप कहेंगे कि महारेरा का डेट तो पोजीशन का ऑलरेडी फिक्स होता है, फिर वो डिले कैसे करेगा? देखिए, जो महारेरा का डेट होता है, जो डेवलपर लेता है, वो बफर टाइम के साथ लेता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, अगर उसे ढंग से किया जाए तो 2.5 से 3 साल में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होकर तैयार हो जाता है। लेकिन आप देखें, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो 4 से 5 से 6 साल तक जो है वो महारेरा में टाइम लिमिट लेके रखते हैं, यानी कि 2 साल, 2.5 साल का, 1.5 साल का वो बफर टाइम लेके चलते हैं। अगर वो बफर टाइम पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं जो आपने लोन लिया है, और आप यहाँ पे अगर अपने लिए घर खरीदे हैं तो आप अपना रेंट भी दे रहे हैं, तो ये स्थिति गड़बड़ है। और जब आप अपने लिए घर लेते हैं और उसमें डिले होता है तो कहीं ना कहीं जो है आपके मन में काफ़ी चीज़ें जो है उठने चालू हो जाती हैं, यार मेरा घर क्यों मिला? क्योंकि उसमें पैसे के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके सपनों का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इसलिए जब आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं तो हमेशा बिल्डर के रेपुटेशन को जरूर चेक करिए। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पोजीशन को देने में, क्वालिटी को देने में अच्छा है, उसी के साथ जाइए। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पोजीशन देने पे, उस पर ब्लाइंड भरोसा मत करिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छे लोकेशन में दे रहा है, बहुत सस्ते में दे रहा है, मत जाइए ऐसे चक्करों में। इन्वेस्टर जा सकते हैं, अगर आप लोग अपना दूसरा तीसरा घर ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो रिस्क ले सकते हैं। 6 महीने डिले से कुछ फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने सपनों का निवेश जो करना था वो कर चुके हैं। पर अपने लिए घर खरीदने के लिए देख रहे हैं, खुद के लिए जाना चाह रहे हैं, तो कभी भी पैसा ऐसे बिल्डर के साथ मत लगाइए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो जाहिर सी बात है वो रेट भी इंक्रीज करेंगे, जैसा आपने यहाँ पे लिखा भी है। क्योंकि जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो किस तरीके से वो क्यों नहीं बढ़ाएंगे? और देखिए, जो जिन्होंने प्रॉपर्टी बुक कर ली, जिनको जो है डेवलपर ने बेच दिया, अब उनसे तो ज्यादा पैसे ले नहीं सकता, लेकिन उनके ही फ्लैट में अभी मटेरियल लगना बाकी है, तमाम चीजों का लगना बाकी है। अगर तमाम चीजों का मटेरियल का लगना बाकी, यानी कि जो अब मटेरियल वो खरीदेगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, पर इससे अब पैसे ले नहीं सकता बायर से, क्योंकि बेच चुका है, उस पर एग्रीमेंट कर चुका उस प्राइस पे। तो अब जो नए प्रॉपर्टी बेचेगा उस पर वो रेट ज्यादा बढ़ाएगा। यानी जो नए प्रॉपर्टी ली जा रही है उसको स्ट्रेटेजिकली जो है वो डिजाइन करेगा जिससे ज्यादा पैसे मिले। और कई बार ऐसा भी हो सकता है उसमें क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को समझ के ही चीज़ों करिए। कई लोग ये कहते हैं कि उसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी होता है, बिल्डर का मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी होता है, वो मैनेज कर लेगा। मैनेज तो कर लेगा, लेकिन वो मैनेज करना नहीं चाहता। कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहता कि वो अपने जो उसका मार्जिन है उसको डेंट लगाए। वो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ा देगा, पर उसका 20, 30, 35% जो भी उसका प्रॉफिट है उसको डेंट लगने नहीं देना चाहता वो। तो इस चीज़ से हमेशा सतर्क रहिए। अपने लिए घर खरीद रहे हैं तो वहीं लीजिए जिस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, पोजीशन टाइम पे दे रहा हो। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपका भी फायदा हो और हमें प्रोत्साहन भी मिले। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।